एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी पीसीएस का 2019 प्रीलिम्स को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सॉल्व पेपर है ये देखेंगे किस टाइप का एग्ज़ाम आता है और आर ओ 2016 और बीईओ 2020 जो होना उसमें यूज़फुल हो सकता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी बाह्य दोनों प्रकार की होती है? तो ये अग्नाशय होती है आपकी, ठीक है। एड्रेनल नहीं होती है, ना आशुश्रवी होती है आँख खाली, ना गले वाली थायराइड होती है, ठीक है। ये आपका अग्नाशय होती है, दोनों का कार्य करती है, अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम पाया जाता है? कोरंडम एक तत्व है, नहीं होगा। टाल्क पाउडर में होता है, चीनी मिट्टी भी नहीं होती है, जिप्सम होता है आपका, जो कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O यूज होता है। इससे कैल्शियम सल्फेट भी होते हैं, ठीक। ये मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन है जो मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूँ। देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन है। 150 में लगभग 27 से 33 क्वेश्चन ऐसे आते हैं यहाँ पर में, ठीक है। इनमें पकड़ना है कौन सा गलत है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार हो जाता है इससे। दूध मैग्नीशिया एंटा एसिड, यानी जब हम कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे ज़्यादा पेट में जलन होती है, जैसे इनो भी इसका ही काम करता है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण नहीं, ये फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है आपका, जो कैमरामैन यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में, उसके लिए यूज़ होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तुलसी के पौधे का कौन सा औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है? फिनॉल और फ्लेवोनॉइड के कारण। अकार्बनिक एसिड एसिड नहीं होता है, ना कार्बनिक एसिड होता है, और ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत, दो बची। फिनॉल और फ्लेवोनॉइड के चलते होता है। आप देखते होंगे तुलसी भारतवंशी पौधा है जो कि काफ़ी ज़्यादा औषधीय दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। इसके इम्यून सिस्टम में चाय में भी डाल के पिया जाता है, जिससे आपकी बॉडी इम्यून पावर बढ़े, ठीक। इकोसिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उपभोक्ता से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। और अंतिम ऑप्शन क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता अधिनियम अधिकतम होने के साथ साथ ही बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो इसमें सत्य पूछ रहा है, क्या सही है? इसमें सत्य तीसरा है। इसका देखो छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे टिड्डे ज़्यादा होंगी, घास घासें ज़्यादा होंगी ना, तो टिड्डों की संख्या भी आपको पता होगा। पाकिस्तान से अटैक भी हुआ था लोकट्स का, तो ज़्यादा क्या है? घास उपभोक्ता वर्ग में आती हैं, जो आपका खुद होती हैं, स्वपोषी होती हैं। परपोषी वो होंगे जो कि स्वपोषी पर निर्भर करते हैं। जैसे उपभोक्ता उपभोक्ता क्या होता है? निर्भर करता है उत्पादक पे, तो उत्पादक अधिक होगा, उपभोक्ता कम होंगे। बस एग्जाम्पल के थ्रू इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन को, ये बहुत ईजी हो जाते हैं सॉल्व करने। सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सुपोषण यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, बिल्कुल। ये वाटर में घटत होती है ये घटना, ये जो होती है, ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। दोनों ही कथन सत्य हैं। जब आप देखते हैं जलकुंभियों का अधिक निर्माण हो जाता है नदी नाले तालाब में, तो वहाँ पहली बात तो ये नदी नल जाले में होगी, तो पहला तथ्य तो बिल्कुल सही होगा, जल निकाय में हो रही है, ठीक है। यानी एक तो सही है, ये काट दिया हमने, ये काट दिया। दूसरा, जल में घुली ऑक्सीजन कम कैसे हो जाएगी? तो ये अगर ज़्यादा उस पर, तो इसकी सतह पर ज़्यादा जलकुंभियाँ निर्मित हो जाएंगी, फाइटोप्लैंक्टन्स, तो वो अधिक ऑक्सीजन अब्जॉर्व करेंगी, तो वाटर की जो होएगी BOD वो रिड्यूस हो जाएगी काफ़ी। माफ़ी चाहूँगा, ऑक्सीजन उसकी कम हो जाएगी, जो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन उसकी काफ़ी कम हो जाएगी ऑक्सीजन से। तो दोनों ये तथ्य सही हो गए, ठीक है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? नैसर्गिक नहीं है, शहरी भी नहीं है, आधुनिकी भी कोई पर्यावरण नहीं। एंथ्रोपोजेनिक आप पढ़ते होंगे, एंथ्रोपोलॉजी, और उसमें पढ़ते होंगे एंथ्रो, ये एक रूट वर्ड है एंथ्रो, तो इसी को बना है एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए जैव विविधता वृद्धि होती है। गलत। निम्न अक्षांशों पे जो होता है आपका निम्न और उच्च अक्षांश, अगर आपका अक्षांश अच्छा सा पढ़ा होगा तो अक्षांश रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, पहला ही इसका उत्तर हो सही है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जैसे ये देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन में भी वही लिखा हुआ है, अक्षांश भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे विविधता घट जाती है। भूमध्य रेखा ऐसे यहाँ पे मिलती है आपकी 0 पे, तो यहाँ उच्च तापमान होता है वर्ष भर। यहाँ पे वनस्पति भी अच्छी खासी होती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी यहीं पाए जाते हैं, डोलड्रम भी इवन यहीं पाया जाता है 5 से 10 रेंज में, उत्तर से दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में। तो यहाँ पे आपका ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये होगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ट्रिकली माइंड से थोड़ा सा सोच के करना है कि क्या लग सकता है। जरूरी नहीं कि सब चीज़ें आपको पता ही हो, या मुझे भी पता हो या किसी अन्य को पता हो। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ये तो सीधा सीधा रटा रटाया क्वेश्चन, लाइकेंस। ये फंगल और शैवाल के मध्य की भूमिका को निभाता है। आपका ये हिमालय पर्वतों में भी पाया जाता है। अभी मुंशियारी में आपका शैवाल पार्क भी स्थापित किया गया है एक लाइकेंस के लिए। ठीक है, ये आपका जैसी वायु प्रदूषण एक्सीड करता है तो उसको इंडिकेट करता है, उसका इरोजन होने लगता है यानी घर्षण होने लगता है, तो उसको बताता है लाइकेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, अलवणीकरण। अलवणीकरण आपका समुद्र में ही होता है। लवणीय और अलवणीय जल होते हैं दो। रिवर्स ऑस्मोसिस आपको आरओ जिसे बोलते हैं, पेयजल में यूज होता है। विकृतीकरण आपका प्रोटीन में यूज होता है। पाश्चुरीकरण चाय में नहीं, दूध में यूज होता है। ठीक है, ये गलत है, डी। और आरओ का आपका नेचुरल अगर काम कराया जाए तो देखा जाए कछुए काम करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? ठीक है, पोटेशियम तो होगा नहीं, बम बम यूज चीज़ों में करते हैं अगर पोटेशियम जहाँ भी नाम दिखे। ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं है, COCl2। उपरोक्त में से कोई नहीं और दो बचे, तो सोडियम क्लोरेट इसका प्रयोग करते हैं शाकनाशक में। ठीक है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के लिए तापमान में वृद्धि भी करती है, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, मिथेन है इसका उत्तर। और ये CH4 है इसका फॉर्मूला, साइंटिफिक सूत्र है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, 100% ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहली यूटी कौन सी है? अभी 26 जनवरी को इसको शामिल कर दिया गया है दादर नगर हवेली के साथ, दीव। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण आला। नीचे दिए गए दो तथ्य हैं, एक ए असर्शन और दूसरा रीजन। मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्य पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में घनात्मक संबंध है। दूसरा ऑप्शन ये है आर रीजन। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं। अगर आपने दोनों को पढ़ा होगा तो आप सॉल्व कर देंगे। SDG के विषय में अगर आप जानते होंगे 2016 से 2030 तक कोई पीछे ना छूटे के सिद्धांत पर कार्य करता है। 17 इसके टारगेट्स गोल्स हैं और 169 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो और आपने SDI पढ़ा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो का UNDP निकालता है, 1993 में मुजिलिलहक और अमर्त्य सेन के द्वारा लाया गया था। अगर दोनों में अगर आप जानकारी रखते होंगे तो दोनों कथन सत्य निकलेंगे और रीज़न इसकी सही व्याख्या करता है। मैं आपको SDG का चैप्टर भी पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये भी SDI की तरह होता है। इसमें कौन कौन से देखिए शामिल होते हैं, इसमें 10 चीज़ें शामिल होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, तीनों ही सही हैं।
ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रश्न प्रारंभ काल के अनुसार व्यवस्थित करिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको पता है 1972 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के आसपास आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था और प्रोजेक्ट हाथी आपका 1993 में आया था। बाघों की संख्या अभी आपकी हो गई है 2967। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत में है प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये अब आप ऑर्डर लगा लेंगे। पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। जैव विविधता 2002 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। प्रोजेक्ट हाथी 1993 में आया। इसके ऑर्डर को आप सेट कर लेना। नागरिक प्रणाली, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS, ठीक है, सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? 21 दिन। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको जनसंख्या और नगरीकरण में कुछ चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। जैसे नगरीकरण से उठता है ये क्वेश्चन, वहाँ पे ये क्वेश्चन डाला होता है। बहुत टिपिकल टाइप का फैक्ट है, ये सब पता होना, अगर यदि पता है तभी इस टाइप के क्वेश्चन को करने चाहिए, अन्यथा नहीं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में सम्मिलित नहीं करता। ब्लड प्रेशर है, मधुमेह भी है और मृत्यु का पंजीकरण भी अनिवार्य होता है, हर जगह होता है वो। तो HIV नहीं है। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने स्कीम पढ़ी है, स्कीम के अंदर कितने कंपोनेंट शामिल हो रहे हैं, तब आप एलिमिनेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगला रीजन रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन है। फिर से पहला क्या बोल रहा है? सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सही बात है, बिल्कुल। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। दोनों ही सही हैं। और देख लीजिए, अगर जिसको परिभाषा क्लियर होंगी उसी पे क्वेश्चन निकल जा रहा है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है इसमें। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोटिस किया गया इसको। पहल ये LPG के ऊपर आई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, कवर करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना होगा। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। इसमें से एलिमिनेशन का प्रयोग करके बना सकते हैं, पर ऐसे इसके तीनों ही ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, अगर ये आपने पढ़ी होगी 2013 में स्कीम आई थी, उसके तहत ये कार्य करती है, तब आप ये सॉल्व कर पाएंगे। बड़ी स्कीम के विषय में पता होना चाहिए पूरा, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं। या तो तीन में से कोई दो पता होने चाहिए, तभी एलिमिनेशन काम करेगा आपका। भारत में पट्टेदारी सुधार के उत्तर में कौन से कथन सत्य है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, तीनों ही सही हैं। लगान का एक्सचेंज जो बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत गया था। अवधि यानी कितने समय के लिए, 2 साल के लिए देंगे भाई पट्टेदारी की, 5 या 10, 15। पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, भाई देंगे तो कुछ लिखित होगा, किसी की एंटिटी पे देंगे। तो ये तीनों सही हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संबंधित में कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करते हैं। ठीक है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करते हैं। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। सार्वजनिक क्षेत्र जो आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट्स होती हैं, जो PSU होती हैं, आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करती हैं। इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, कुछ निजी क्षेत्र का प्रपोर्शन से, रेशो प्रपोर्शन से निर्धारित होता है। तो इसके कार्य क्षेत्र पे बात की जा रही है। तो इसमें चारों ही सत्य हैं।
सभी टाइप के काम करती है। इसकी यूटिलिटी है, संसाधन प्रदान करती है, आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करती है। भाई कार्य उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ निर्माण तो करेगी। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास संतुलित करती है। जहाँ पे भी ऐसे प्लांट स्थापित होते हैं वहाँ पर आप देखते होंगे CSR के अधीन कुछ कुछ चीज़ें देती हैं वहाँ के समाज को, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अवसंरचना में। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाती है, बिल्कुल बढ़ाती है। इक्वलिटरियन अप्रोच से काम करती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है पर इस टाइप से नहीं आया। इसमें इसने पूछ लिया है कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। इसको याद कर लेना या फिर मैपिंग में देख लेना है। लेक मंजिला इसके नॉर्दर्न में है, लेक टिस्मा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक इसके अंतर में ये स्वेज नहर है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। टेलीग्राफिक पठार कई बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन है, नॉर्थ अटलांटिक में है ये, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक रीज में है। विभिन्न चक्रवात के नाम दिए हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश दिए हैं। विली विली सबको पता ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब ए का ऑप्शन 2 पे मिल रहा है तो यानी ये वाली ऑप्शन कट गई, ये वाली भी कट गई, यानी ए और सी कट गई। बची क्या आपकी बी और डी। बी और डी में पढ़ लीजिए। हरिकेन्स आपको पता है कहाँ पर आते हैं, USA में आते हैं। इसको हम आप कौन से स्केल पे नापते हैं, होता है ना टॉर्नेडो को फुजीटा पे नापते हैं, हरिकेन्स को सिम्फरसन पे नापते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या बना, डी के 4, ये यानी डी आंसर हो गया आपका। सब चीज़ पता होने से नहीं होती, कुछ चीज़ें अगर पता हो तो एलिमिनेट करके आंसर निकल जाते हैं ईजिली। निम्नलिखित में से कौन सा नगर साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। इसके लिए आपको ये सबसे लार्जेस्ट रेल मार्ग जो आपका व्लादिवोस्टॉक से आपका लेनिनग्राड तक है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेशन पड़ते हैं। इस क्वेश्चन की जानकारी नहीं हो तो छोड़ देने में भलाई है। पिछले साल आ रखा है तो इस साल रख लीजिए, क्या पता आ सकता है। पर इसी की तर्ज पे कैनेडियन पढ़ लो, वहाँ पे भी 2 रेल मार्ग इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी जो महाद्वीप होते हैं उसके एक छोर से दूसरे छोर तक जो चलते हैं उसको महाद्वीपीय रेल मार्ग की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं है पूछा है। सांता आना कैलिफोर्निया सही है। हबूब सूडान में है। यामो जापान में है। मिस्ट्रल यहाँ की नहीं है। ये पवनें हैं, ठीक है, मिस्ट्रल पवन नहीं है यहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। ये आपके मैच द फॉलोइंग फिर से दे दिए, देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तालचेर आपका है महानदी में है। कर्णपुरा आपका है दामोदर जो पश्चिम बंगाल। सिंगरौली आपका है सोन नदी के पास। सिंगरैनी गोदावरी महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग में आपको इंडियन ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन पे आपको कमांड करनी पड़ेंगी। ROAR 2016 में तो काफ़ी रिपीट होंगे, BEO में भी ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर सेम है वो। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। देखो गुरु मधानता, इसमें दोनों आंसर हैं। गुरु मधानता और नामचा पर्वत दोनों भारत में नहीं है। कॉमेट और नंगा पर्वत दोनों भारत के हैं, इसमें दोनों उत्तर सही हैं, दोनों ही उत्तर इसके सही है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। सीधी सीधी बात है भाई, पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से चल रहा है। भारत की आकृति कुछ इस प्रकार की है, पश्चिमी विक्षोभ यहाँ चल रहा है आपका, यहाँ पे हिमाचल और यहाँ पे कश्मीर और यहाँ पंजाब के पास इफेक्ट करता है। तो इसकी चलते चलते यहाँ पे पूर्व में आते आते इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना, तो मिल गया उत्तर। नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल और परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाहित मिलता है। ये लूनी के अंदर मिलता है राजस्थान में। ऊपर इसमें मीठा जल है और नीचे आते आते जब ये प्रवाहित हो जाती है अरब सागर में तो इसमें पानी खारा हो जाता है। बराक नहीं है,
घग्गर भी नहीं है और डी वैसे भी कट जाता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए तो एनसीईआरटी बुक का सहारा और ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर आपको तथ्य पता होने चाहिए, तभी सॉल्व हो पाते हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस एक डेल्टा का उपविभाग है? बंगाल डेल्टा का है ये। ठीक है, महानदी का नहीं है, कावेरी का नहीं है, कृष्णा गोदावरी का भी नहीं है। इसको तो चावल का ही डेल्टा बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी को, चावल का कटोरा। अगला क्वेश्चन फिर से रिजर्वेशन पे है कि ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है, पहला। दूसरा कारण क्या बोल रहा है? महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। दोनों ही सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। अगर आपको पता होगा महाराष्ट्र में मिलें अधिक है, पर यहाँ पर आपको जो आर है, जो रीजन है, कारण है, वो ये सही नहीं बता रहा है कि सहकारी क्षेत्र में है कि सरकारी में है। तो यह द्वंद्व लग रहा है ना। शब्दों को पकड़ के भी इस वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दाम तांबे की मुद्रा है, सही है। देसाई राजस्व अधिकारी था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब एक प्रकार का कर था, ये गलत है। ये अगर आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर, आपको ये टिपिकल फैक्ट्स हैं ये पूरे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। शेरशाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन किया गया था, अथवा मुगल काल में 1 रुपया चांदी का सिक्का 40 दाम के बराबर होता था। मराठा में काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। वे जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था संदीप जरीब भूमि की माप थी एक। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ। फिर यहाँ पे आ गया मैच द फॉलोइंग आपका। मुल्ला दाऊद किसकी लिखी हुई है? अंशिका की। दामोदर कवि आपके पद्मावत कथा से संबंधित हैं। सोमनाथ चंदावन अमीर खुसरो आपके काफी चाहूँगा ये थोड़ा इसके अंदर कंटेंट। हाँ, मुल्ला दाऊद किसकी लिखी हुई है? आपकी चंदावन की। दामोदर कवि लिखी है आपकी पद्मावती कथा। सोमनाथ आपकी लिखी हुई है राग विबोध। और अमीर खुसरो आशिका की। ये बुक्स अगर आपको पता होंगी तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और बुक्स के लिए मेरा मानना यही है कि जितनी होती हैं बुक्स प्राचीन की, मध्य की, आधुनिक भारत से तो इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं पूछी जाती हैं। कुछ एक मैगजीन वगैरह ये सब पूछी जाती हैं, पर आपको मिडाइवल की बुक पे काम कर लेना चाहिए और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे। अगर मध्यकाल को कभी पढ़ना है तो उसके प्रशासन को, उसके मुद्रा स्वरूप को, आर्थिक स्थिति को, और उसके युद्ध उद्ध के विषय में भी इतने ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा बनते नहीं हैं। और वहाँ का प्रशासन कैसे संचालन होता था, वित्तीय संरचना कैसी थी, और एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से अधिकारी शामिल थे, इस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए मुगल प्रशासन को या फिर मिडाइवल को, दिल्ली सल्तनत को। निम्न राजाओं में से किसने पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया? अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया मालवा के राज बहादुर द्वारा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले साल का। ये मिडाइवल हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, लगभग 18 से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं 19 में। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? कांची थी। पांड्य की कौन सी थी? मदुरा। यादव की कौन सी थी? देवगिरी।
कांकेय की वारंगल। ठीक है, ये राजधानियां पूछी हुई हैं। निम्नलिखित में से कालानुक्रम स्थित करें इसका। ये अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा कि कौन सा वंश पहले आया, किसने क्या किया, तभी आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर जानकारी नहीं है तो एलिमिनेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन का क्रम है। ये नहीं पूछा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो ये बचना है इस टाइप के क्वेश्चन करने से। अगर जानकारी का अभाव है तो बिल्कुल मत छूना। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। बिल्कुल सत्य है। मनसबदारी एक पैतृक पद था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। इसके विषय में पढ़ दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको। मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में हुई थी। इसके शासन में 11वें वर्ष से 1567 से मानी जाती है, जिसमें जात और सवार का पद का विभाजन किया गया था। 1595-96 से किया जाने लगा था। मनसब मुगलदारी नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था। मनसबदारी की नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था तथा केवल सेवा काल तक यह पद रहता था, अर्थात वंशानुगत नहीं था। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा सीधा क्वेश्चन आया है और मुद्रा से भी आ गया। देखिए मैंने आपको बता दिया है। ये संधियां दी हुई हैं। इलाहाबाद की बहुचर्चित संधि 1769 में हुई थी। ठीक है। मंगलोर की संधि आपने पढ़ी होगी, नीचे जो युद्ध हुए थे दक्षिण भारत में 1784 में। सालबाई की संधि 1782 में। मद्रास की संधि बचा हुआ ऑप्शन 1765। इसमें क्रम को चुनना है आपको, और इसमें क्रम लगाना है कि कौन सा क्रम पहले है कौन सा बाद में है। 44वें प्रश्न में पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्रिप्स मिशन हुआ। ठीक है, क्रिप्स आपका 42 के आसपास आया था, ये आपका 1922 के आसपास का है। तो सबसे पहले आपका मिल गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आपका चले जाएगा गांधी इरविन समझौता 1931, फिर 1932 पूना पैक्ट, फिर क्रिप्स मिशन। ऑर्डर लग गया पूरा। असैनिक प्रशासन 1905 ये कर्जन के टाइम की घटना है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। दोनों ही कथन सत्य हैं, दोनों कर्जन के समय पे हुए थे। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचारी। ठीक, इनके द्वारा ये फॉर्मूला सुझाया गया था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? विपिन चंद्र। ये कुछ पुस्तकें हैं, मैंने बताई कि आपको मॉडर्न की है। अगर पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता हो तो ऐसे क्वेश्चनों को लीव कर देना चाहिए। ऑप्शनल वाले, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है, वो सब क्वेश्चन छू लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान किए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मूल कर्तव्य में भी है, दोनों में है इसका उल्लेख। अनुच्छेद 48A में उल्लेख किया गया और मूल कर्तव्य में भी, दोनों में भी उल्लेख किया गया है। पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 50%। पहला, 50% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बिल्कुल नहीं है, 33% की बात करता है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं। नहीं है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। बिल्कुल होगी। त्रिस्तरीय की यदि आप बात करते हैं तो आपको मिल जाता है।
तो दोनों नहीं है। दोनों नहीं तो बचा हुआ विकल्प एक तीसरा ही सत्य है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत से किससे संबंधित है? आरटीआई अधिनियम से संबंधित है ये। राइट टू इंफॉर्मेशन जो आया है आपका 2005 में फाइनली बन के आया, अभी उसमें चेंजेस भी किए गए हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंगठनात्मक राज्य है? केसी ईयर ने बोला था। यह मैं आपको संविधान की प्रकृति वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, किसने क्या बोला था उसमें मैंने बताया था। केसी ईयर, आइवर जेनिंग्स और डायसी का क्या मत है भारतीय संविधान को लेकर। इन्होंने पक्ष और विपक्ष में काफ़ी चीज़ें बोली हैं, इसको पढ़ लेना चाहिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ये सीरीज़ 3 पार्ट में मिलेगी, आपको देख लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आगे कुछ ना कुछ चीज़ें रिपीट ही होती हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं अपर में, आर ओ में आएंगे आपको 140। तो संभावना यही है कि अगर 4-5 क्वेश्चन भी अगर बन जाए, वैसे ही मिल जाए प्रीवियस ईयर रिपीटेड, तो बहुत बढ़िया रहता है, वो भी सिर्फ एक पेपर से। तो पेपर के लास्ट ईयर पैटर्न पे काम कर लेने में बेनिफिट ये होता है कि हमको क्राइटेरिया पता चल जाता है और एरिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कितना मैक्सिमम रीच है क्वेश्चन बनने की। ठीक है, ये सीरीज ऐसी कंटिन्यू 2 पार्ट्स में और मिलेगी आपको, और इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट्स लग रहा होगा उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप इसको सुन सकते हैं, बस आंसर याद रहे। तो बेसिकली रटना ही है, तो जब पिछले साल के पेपर को तो आराम से देख लेना चाहिए, तसल्ली बख्श है।